Hello friends, this is Pooja Agnihotri and I am here with my new channel YOUNGINDIAEXCEL, focusing on all competitive exams preparation, whether it is for UPSC CSE exams, EPFO, NDA, CDS, for state PCS exams, SSC, RRB, मतलब all for all the government exams preparation. I am here to help you learn better and in more simple ways. जो भी मैंने notes यहाँ पे बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा simple हैं, एक tabular form में है, flow charts के form में है and ये lectures जो मैं आपको provide करूँगी इनमें इनको अगर आप देखते हैं तो काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो आप कवर अप कर जाएंगे वीडियो को देखते ही, मतलब लेक्चर को देखते हुए बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप इजीली मेमोराइज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने उठाया है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में भी ये एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो अराउंड 15 से 25 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हमारा जनरल सिलेबस भी कवर होता है एंड जो करंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। तो अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स के एनालिसिस करें तो 2017 में अराउंड 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे एनवायरनमेंट टॉपिक से, 2018 में अराउंड 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड 2019 में अराउंड 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब अराउंड ऑन एन एवरेज 15 और समटाइम्स 15 to 25 क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी इस टॉपिक से पूछ ही लेता है। अगर हम इसके सिलेबस पे जाएं तो वहाँ पे भी यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको एनवायरनमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है एक्चुअल में एनवायरनमेंट का, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो सबसे पहले है जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इकोसिस्टम से रिलेटेड, जिसमें हमारी डेफिनेशंस आती हैं, टाइप्स हो गए, फूड चेन हो गया, फूड वेब, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, पिरामिड्स हो गए, होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म हो गई, बायोम्स जो भी हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट इकोसिस्टम्स, टुंड्रा हो गया, टाइगा हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, मरीन लाइफ हो गई। ये सारी टॉपिक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो आता है वो है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ईजिली से स्किप कर देते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऐसा नहीं है। लास्ट यानी 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था प्री में इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ओवरऑल ये टॉपिक भी स्किप करने के लिए नहीं है, इसे भी हमें पढ़ना होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कुछ पढ़ेंगे वो है हमारी कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, सल्फर साइकिल्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। thirdly जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। इसमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, इन सीटो एक्सीटो कंजर्वेशन, जितनी भी इसकी टेक्निक्स होती हैं वो सारी, नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरियाज जितने भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। हॉट स्पॉट्स हो गए, होप स्पॉट्स हो गए, फ्लोरा फौना थ्रेड्स, ये सारी टॉपिक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ आता है हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, ये सारी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। फिफ्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इससे रिलेटेड कुछ जो भी समिट्स होती हैं उससे भी क्वेश्चंस बनते ही हैं। कोरल्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए, मैनग्रूव्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, रामसर कन्वेंशंस हो गए, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड जितने भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम देखेंगे आगे। जितने भी हमारे एनवायरमेंटल लॉज हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हैं, इनको भी देखना है। एंड फिर आता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, टाइगर एंड एलिफेंट सेंसस। टाइगर सेंसस से भी बहुत क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो हमारे ज्योग्राफी में भी कवर होता है एंड एनवायरनमेंट में भी कवर होता है, वो है क्लाइमेट चेंज का, बट उसे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के पे जाके, यहाँ पे हम उसे नहीं पढ़ेंगे। और 2-3 टॉपिक्स और हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, वो छूट गए। एक तो हमारा जो IUCN है वो भी हम देखेंगे, IUCN एंड रेड डेटा बुक जो है वो भी देखेंगे। एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट जो लिस्ट हैं उसमें जितने भी मैमल्स, बर्ड्स जो भी आते हैं उन सबको हम कवर अप करेंगे। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है वो भी देखना है। ई वेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें
हम कवर अप करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट क्या है। बेसिकली जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, सारी चीज़ें जो एक लिविंग बीइंग को सराउंड करती हैं, वही हमारी एक्चुअल में एनवायरनमेंट होती है। एक फ्रेंच वर्ड है इन्वायरो, ENVIRO। इसी से जो हमारा एनवायरनमेंट वर्ड है वो डिराइव किया गया है, और इस एनवायरो वर्ड का मतलब होता है दी सराउंडिंग्स। तो एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं, जो हमें हमारे चारों तरफ होती हैं, जो हमें सराउंड करती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो टोटल होता है सारे मटेरियल्स का, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमारे आसपास, वही हमारी एनवायरनमेंट जो है वो कहलाती है। ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला है बायोटिक कंपोनेंट, जो कि एक लिविंग और बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है एनवायरनमेंट का, जिसमें हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये सारे आते हैं। एंड दूसरा होता है हमारा एबायोटिक। एबायोटिक जो है ये हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, नॉन बायोलॉजिकल होता है, जिसमें हमारे विंड हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, माउंटेन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। अब इन्वायरमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट स्फीयर्स भी होते हैं, डोमेन्स भी होते हैं, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग है, उसका जो सर्वाइवल है अर्थ पे, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो बेसिकली इन्हीं 4 डोमेन्स के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये डोमेन्स कौन से हैं, तो ये होते हैं लैंड, सी, एयर, बायोस्फीयर, जो कि एक लिविंग डोमेन है। ठीक है। तो यानी अब हम चलिए देखते हैं 4 स्फीयर्स हमारे जो इन्वायरमेंट के वो है क्या है। पहला जो स्फीयर है हमारा वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो अर्थ का एक सॉलिड पार्ट होता है अर्थ के क्रस्ट का, और मेनली ये कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, अपर जो मेंटल होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है उसका, एंड उसको कंसिस्ट करता है, एंड क्रस्ट को कंसिस्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है कि लैंड ऑन विच वी स्टैंड, यानी कि जो रॉक्स और मिनरल्स हैं हमारे, और बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ क्रस्ट एंड दी अपर मेंटल, दी सॉलिड पार्ट ऑफ दी अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है। सेकंड हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है ये लिक्विड वाटर कंपोनेंट है अर्थ का, जिसमें हमारी वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं, ओशियंस आ जाते हैं, सीज आ जाते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, जितनी भी वाटर और रिलेटेड एट्रीब्यूट्स है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और बेसिकली जो ये है हाइड्रोस्फीयर, ये हमारे अर्थ के सरफेस का 70% जो है पार्ट वो कवर करता है। ऑल्सो जो हाइड्रोस्फीयर है वो घर है, होम है फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड हमारा था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है ये थिन लेयर ऑफ गैसेस है, जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे प्लैनेट सरफेस के ऊपर। ठीक है। जो कि हमारे अर्थ को यानी सराउंड करता है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट लेयर्स से कंपोज हुआ होता है, जैसे कि ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, सारी चीज़ें हो गई। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये एक शील्ड की तरह एक्ट करता है, जो कि कुछ लाइफ एसेंशियल गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, इन सबको अलाउ नहीं करता है टू गो आउट इन स्पेस। लाइकवाइज ये जो हमारी हार्मफुल रेज हैं सन की, जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होती है, उसको भी प्रिवेंट करता है टू रीच दी अर्थ सरफेस। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारी अर्थ को लिवेबल बनाता है। ठीक है। हमारी अर्थ को लिवेबल बनाता है। नेक्स्ट हमारा आता है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है एक लिविंग पार्ट है, लिविंग डोमेन है एनवायरनमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, जो कि हमारी एनवायरनमेंट को फॉर्म करता है। जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, इन सबको ये इंक्लूड करता है। ये जितने भी, मतलब हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अर्थ में हमारे जितने भी लिविंग और कंपोनेंट्स हैं उनको ये इंक्लूड करता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर भी है कि जितने भी नेचुरल लैंडस्केप के जो अदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, सॉइल, ठीक है, उनसे ये इंटरेक्ट करता है। ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं उनसे बायोस्फीयर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, मॉइस्चर हो गया, सॉइल हो गया, इन सब से ये इन्फ्लुएंस होता है। तो इन शॉर्ट हम अगर देखें तो हमारे जो 3 ये स्फीयर्स हुए गए हैं, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर है, ये तीनों जो हैं ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जिसके बीच का जो एंटायर पोर्शन है इसमें जो है वो आता है हमारा बायोस्फीयर। तो अगर हम नेटशेल में बोलें तो ये जो चारों स्फीयर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये चारों डोमेन जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो फॉर्म कर जाती है अर्थ पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ये मेंशन भी कराया है कि ऑल 4 डोमेन्स हैव टू इंटरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, एंड व्हेन दे कोऑर्डिनेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है। तो
तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली क्या है? ये अर्थ की एक स्टडी है एज अ हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें या बुक्स टर्म्स में बोलें तो इकोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोलॉजी जो है ये दो तरीके की होती है, एक होती है ऑट इकोलॉजी, एक होती है हमारी ऑट इकोलॉजी एंड दूसरी होती है सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी जो है ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, सिन इकोलॉजी जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। ठीक है, अब हमने ऊपर जो ये चार स्फीयर्स, चार एलिमेंट्स एनवायरनमेंट के जो होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इनके बारे में पढ़ा था। तो ये इन चारों एलिमेंट्स का जो एक इंटर रिलेशन होता है यही हमारे इकोसिस्टम को जो है वो फॉर्म करता है। इकोसिस्टम फर्दर डिवाइड होता है दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, एक तो है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है मैन मेड। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में। नेचुरल इकोसिस्टम हमारा जो है वो मेजरली डिपेंडेंट होता है सोलर सिस्टम पे, और ये फर्दर डिवाइड होता है जाके टेरेस्ट्रियल में। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो कि लैंड पे पाया जाता है, एंड एक्वेटिक जो कि हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाता है फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, डेजर्ट्स में, टुंड्रास फर्दर डिवाइड होते हैं आर्टिक एंड एल्पाइन में। फॉरेस्ट जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, टाइगा फॉरेस्ट में, नॉर्थ कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, इन सब में। ठीक है, और जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, वो सैलिनिटी के बेसिस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया, मरीन हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया। एंड फ्रेश वाटर जो होता है वो डिवाइड होता है वाटर मूवमेंट्स के बेसिस पे और तीन पार्ट्स में, जैसे कि लोटिक है, लेंटिक है, वेटलैंड्स है। लोटिक में हमारी रिवर्स आ जाती हैं, स्ट्रीम्स आ जाती हैं, स्प्रिंग्स आ जाती हैं। लेंटिक में हमारे पॉन्ड्स, लेक्स आ जाते हैं, एंड वेटलैंड्स में हमारे स्वम्स हो गए, मार्शेस हो गए, मैनग्रूव्स हो गए, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की हैं बिकॉज इसको मैं डीप आपको पढ़ाऊँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको हम वहीं पे देखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपके जानने के लिए इन चीज़ों बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है मैनमेड में। हाँ, मैनमेड जो हमारा इकोसिस्टम होता है इसमें हमारी क्रॉप फील्ड्स हो गई, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसमें हमारी क्रॉप फील्ड्स हो गई, गार्डन्स हो गए, डैम्स हो गए, और मैनमेड पॉन्ड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इकोसिस्टम जो है ये इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कि हमारे बायोटिक इनबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, जिसमें हमारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स बेसिकली वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो लिविंग बींग्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे मैन, गोट, लायन, टाइगर, बर्ड्स, ये सारे कंज्यूमर्स हैं। एंड डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, कुछ फंगी हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक आता है वो है कि इकोसिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लाइफ जो है वो बेसिकली एनर्जी पे ही बेस्ड है। तो अर्थ पे क्या है, वो सन जो है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और प्लांट्स जो हमारे ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज़ होते हैं जिन्हें हम एनर्जी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ये एक्चुअल में क्या करते हैं कि सनलाइट जो होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे जो हर्बीवोर्स हैं जिन्हें हम प्लांट ईटर्स बोलते हैं, एंड कार्निवोर्स जो हैं जिन्हें हम मीट ईटर्स बोलते हैं, ये एनर्जी कंज्यूमर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी होती है उसे सनलाइट से लेते हैं थ्रू द फूड दे ईट, एंड फिर उस एनर्जी से जितनी भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं उन्हें कैरी आउट करते हैं, और इसी के ऐसे ही जो एनर्जी है वो इकोसिस्टम में फ्लो करती है। यानी ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक इंटरडिपेंडेंट यानी एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस हो जाता है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज इंसेक्ट्स हैं, वो जब प्लांट्स को खाएंगे तो वो कुछ सॉर्ट ऑफ या सम काइंड ऑफ जो सन की एनर्जी उसे अपने अंदर जो है वो ले लेंगे। उसके बाद बर्ड्स आती हैं। बर्ड्स जो हैं वो जब इंसेक्ट्स को खाएंगी तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी फिर से। फिर आता है मैमल्स जो हैं जैसे कि वाइल्ड कैट हो गया, वो अगर इन बर्ड्स को खाता है तो एनर्जी जो है वो फर्दर ट्रांसफ़र हो जाती है वन मोर टाइम।
ठीक है। तो ऐसी जो ये प्रोसेस है ये चलता रहता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक हैं, और इसलिए जो पूरा प्रोसेस है ये एक इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है। तो यहाँ अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभार, मतलब डेफिनेशन दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि ये एक्चुअल में क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं ट्रिक्स के फॉर्म में आपको बता दूँगी, ईजी रहेगा आपके लिए याद करना है। एंड कुछ डायग्राम्स भी मैंने ये प्रोवाइड किए हैं, इनके बेसिस पे भी आपको ईजिली याद रहेगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे तो दिमाग में अपने आप को बैठ जाएगी। सबसे पहली जो है डेफिनेशन वो है इकोटोन की। इकोटोन क्या है? ये एक ट्रांजिशन जोन होता है एडजेसेंट इकोलॉजिकल सिस्टम्स के बीच में, जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती हैं। ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें देखिए कि एक इकोसिस्टम 1 यहाँ पे है, इकोसिस्टम 2 यहाँ पे है, और बीच में इकोटोन है। तो जो इकोटोन है वो कभी भी यूनिक फीचर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इकोसिस्टम 1 एंड इकोसिस्टम 2 के लिए। ठीक है। इन इकोटोन्स में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बट जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम का जो इकोलॉजिकल फंक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड होता है इन एरियाज़ में। ठीक है। सेकंड हमारा आता है वेटलैंड। वेटलैंड में ये जो वेटलैंड में जो लैंड है इसमें जो ये LA आता है, ये LA हमें याद रखना है, क्योंकि LA से ही हम पूरी डेफिनेशन ईजिली बना लेंगे। तो L स्टैंड्स फॉर लैंड एंड A स्टैंड्स फॉर एक्वेटिक। तो वेटलैंड को हम क्या बोल सकते हैं कि वेटलैंड जो है ये एक ट्रांजिशन जोन है लैंड और एक्वेटिक के बीच में, यानी ना तो ही ये लैंड और ना ही ये वाटर है। यानी हम कह सकते हैं कि वेटलैंड जो है इज़ अ इकोटोन, नीदर लैंड नॉर एक्वेटिक। और ये जो वेटलैंड एरियाज़ होते हैं जो अर्थ में हमारे जो अर्थ पे मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं उनकी लिस्ट में भी वेटलैंड एरियाज़ आते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा आता है एस्चुरी। एस्चुरी में हमें याद रखना है F और B। बी का मतलब है FB का मतलब फेसबुक नहीं है यहाँ पे। FB का मतलब यहाँ पे है F फॉर फ्रेश वाटर एंड B फॉर ब्रैकिश वाटर। यानी जो एस्चुरी है वो एक ट्रांजिशन जोन होता है फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर के बीच में, और ये भी मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज़ होते हैं अर्थ पे। ठीक है। फोर्थ हमारा आता है हाइपरहेक जोन। हाइपरहेक जोन में हमें जो है SG याद रखना है, यानी S फॉर सरफेस वाटर एंड G फॉर ग्राउंड वाटर। ठीक है। तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के बीच का ये ट्रांजिशन जोन होता है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है कि एज कनेक्टिंग इकोटोन बिटवीन सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इज फंक्शनली पार्ट ऑफ बोथ फ्लूवियल एंड ग्राउंड वाटर इकोसिस्टम्स। ठीक है। फिफ्थ हमारा आता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या है कि ओडम ने ऐसा बोला है कि एज इफेक्ट जो है वो टिपिफाइड होता है बाय इकोटोन्स लीडिंग टू इंक्रीज वेराइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये डायग्राम हम अगर हम देखें तो इकोसिस्टम 1 में कुछ स्पीसीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की, कुछ वेराइटीज़ हैं, और इकोसिस्टम 2 में कुछ वेराइटीज़ हैं, और बीच में जो हमारा ये इकोटोन में जो एज इफेक्ट है, यहाँ पे ये दोनों स्पीसीज वेराइटीज़ तो आ ही रही हैं और साथ में कुछ अलग भी आ रही हैं, तो यही हमारा एज इफेक्ट हो जाता है। यानी हम बोले कि तो इट रिफर्स टू अ टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड वेराइटी एंड डेंसिटी ऑफ स्पीसीज एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है? ये रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास का इकोसिस्टम्स में। ठीक है। ये क्लासिफाइड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है जो जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो ऑटोट्रॉपिक लेवल पे अवेलेबल होता है, एंड सेकेंडरी वो होती है जहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक लेवल पे होता है। ठीक है। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी फर्दर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, एक होता है ग्रॉस और दूसरा होता है नेट। ग्रॉस क्या है कि ये टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड नेट जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो ये होती है कि अमाउंट होती है ऑर्गेनिक मैटर की जो कि लेफ्ट यानी जो बच जाता है आफ्टर सम हैज़ बीन यूज्ड इन रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन में यूज़ होने के बाद जो बच जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इक्वल टू होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। आर यहाँ पे आर का यहाँ पे मतलब है रेस्पिरेशन। यानी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो बायोमास होता है जो कि कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होता है हेटरोट्रॉप्स को। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद रखने वाली कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, फॉलोड बाय कोस्टल मार्शेस, डेसिडुअस फॉरेस्ट, coastal seas and oceans, grasslands, open ocean and desert in the same order। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है।
अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है? ये इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए इनमें। अब जो प्लांट्स के जो डेड प्लांट्स होते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, जैसे कि लीव्स हैं, बार्क्स हैं, फ्लावर्स हैं, और जो एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डेट्रिटस को। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक और बनेगी, डब्लू मी से। ठीक है, डब्लू मी का यहाँ पे मतलब है कि वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स, यानी ये इन्वायरमेंट ऐसी हैं वार्म एंड मॉइस्ट जो कि फेवर करती हैं डिकम्पोजिशन को। इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हम याद रख सकते हैं ऐसे, फेलेक, हिम। फेलेक का मतलब यहाँ पे है फ्रेगमेंटेशन, एल का मतलब है लीचिंग, सी का मतलब है कैटाबॉलिज्म, एच का मतलब है ह्यूमिफिकेशन, एंड एम स्टैंड्स फॉर मिनरलाइजेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो डेट्रिटिवोज होते हैं, यानी जो अर्थवर्म होते हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में। फिर लीचिंग में क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो नीचे जाते हैं सॉइल होराइजन में एंड देन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अनअवेलेबल सॉल्ट्स की तरह। ठीक है, फिर थर्ड कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि डेट्रिटस जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ह्यूमिफिकेशन में सॉइल जो है वो ह्यूमस से काफ़ी ज़्यादा एनरिच हो जाता है। एंड मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि ह्यूमस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारा स्टेप्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इकोसिस्टम का बेसिक क्लासिफिकेशन, कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं, जो कि मैं अभी आपको एक शॉर्ट में मैंने बताया था कि नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं और मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। नेचुरल वाले फर्दर डिवाइडेड होते हैं एक्वेटिक में, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फिर टेरेस्ट्रियल वाले फर्दर डिवाइडेड होते हैं, एक्वेटिक वाले फर्दर डिवाइडेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डीप में जाके देखेंगे। एंड जो स्ट्रक्चर होता है एक इकोसिस्टम का, स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मतलब जो इकोसिस्टम है वो चाहे नेचुरल इकोसिस्टम हो चाहे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो, हमेशा दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जो कि होते हैं हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। इनको भी हम काफ़ी डीप में जाके पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, इनके क्या टाइप्स होते हैं और क्या क्या लेवल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।